हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड गेट साइंस सब्जेक्ट के बारे में। और इसमें आपको पता है अपन ने पहली यूनिट से स्टार्ट कर दिया है सेल बायोलॉजी से, और अपन ने पहला ही टॉपिक सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। टोटल इसकी 5 वीडियोज़ ऑलरेडी बन चुकी हैं। आज हम 6th क्लास के बारे में बात करेंगे, तो आपकी 6वें नंबर की क्लास यहाँ पे होने वाली है। सेल बायोलॉजी हमने स्टार्ट करी है, और इसी तरीके से आज हम ये जो सेल बायोलॉजी का जो पहला टॉपिक है उसको अपन क्लियर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले हमने जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे उसको क्लियर कर लिया था। लास्ट के 3 सेल ऑर्गेनेल्स हमारे सामने बचे थे, जिसमें हमारे केंद्रक बचा था यानी न्यूक्लियस बचा था, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस बची थी, और एक हमारे क्रोमेटिन यानी कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम बचे हुए थे। और इस गुणसूत्र के साथ ही हमारे जो क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आप देखेंगे ग्रेजुएशन वाले पोर्शन के अंदर एक टॉपिक लिखा हुआ है क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन एक साथ 2 टॉपिक को क्लियर कर लेंगे और फिर हम वरना आगे सेल साइकिल की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रक के बारे में कि सेल ऑर्गेनेल्स है हमारे सामने जो कि आ रहा है आपके केंद्रक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, और आज इस वीडियो के अंदर अपन खत्म कर लेंगे सारी चीजों को। ठीक है, चलिए देखिए, केंद्रक के खोजकर्ता की हम बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर इसको खोजा था सबसे पहले। और इसकी खोज के स्थल की बात करते हैं कि आखिर जब इसकी डिस्कवरी की गई तो उसका कौन से स्थल पे यानी खोजा गया था। तो ऑर्किड जो प्लांट होता है उसकी जो रूट है वहां पे इसको सबसे पहले देखा गया था। किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर। यदि हम केंद्रक के अध्ययन की बात करें कि यदि केंद्र का अध्ययन साइंस की जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है, न्यूक्लियस की जो स्टडी की जाती है जिस ब्रांच के अंदर, उसे अपन कैरियोलॉजी कहते हैं। क्योंकि कैरियन जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मीन होता है न्यूक्लियस। केंद्रक का अभिरंजन यानी कि जब न्यूक्लियस के अभिरंजन यानी स्टेन की बात की जाती है तो ऐसा कौन सा केमिकल जो कि इसको स्टेन कर देता है? तो हेमेटॉक्सिलिन या फिर हेमेटोजाइलिन, दो ऐसे सब्सटेंस हैं, केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि इसको स्टेन करने का काम करते हैं। और अपन स्टेन क्यों करते हैं? क्योंकि डायरेक्टली हम किसी भी जो ऑर्गेनिज है उसको नहीं देख सकते, लेकिन यदि हम उसे एक कलर दे देंगे तो वो कलर अलग से हाईलाइट हो जाएगा जब हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। तो अलग अलग जो ऑर्गेनिज हैं उनके अलग अलग अभिरंजक देखे जाते हैं, स्टेन देखे जाते हैं। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं केंद्रक विभाजन या फिर निर्माण की क्रिया। जब न्यूक्लियस डिवीजन करता है उसके बाद न्यूक्लियस की जो निर्माण होता है, उसका ओरिजिन होता है, तो उसको अपन कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। केंद्र की स्थिति की बात करते हैं, न्यूक्लियस की पोजीशन कहाँ पे होती है, तो प्लांट सेल के अंदर अपन देखते हैं तो वो पेरीफेरी की तरफ पाया जाता है। प्लांट सेल कुछ इस तरीके की हमें दिखाई देती है, जिसमें बीच में सेंटर के रूप में हमें बहुत बड़ी वैक्यूल दिखाई देती है, जो कि मोर देन 70% एरिया उसका कवर कर लेती है। तो जब मोर देन 70% एरिया कवर हो जाता है तो न्यूक्लियस ऑटोमेटिक पेरीफेरी की तरफ चला जाता है, बीच में नहीं रहता। वहीं यदि हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में ऐसा जो वैक्यूल्स है वो नहीं पाई जाती, छोटी या फिर अनुपस्थित होती है। तो सेंटर में बिल्कुल मिडिल के अंदर हमें न्यूक्लियस देखने के लिए मिल जाता है। तो एनिमल सेल के अंदर केंद्र में या फिर सेंटर में हमें जो न्यूक्लियस है वो देखने को मिल जाएगा। अब अपन नंबर्स की बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियस के नंबर के आधार पर जो सेल्स हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। यदि हम बात करें कि किसी सेल के अंदर एक न्यूक्लियस हमें देखने के लिए मिलेगा तो उसे अपन मोनोकैरियोटिक सेल कहेंगे। जितनी भी जनरल जो कोशिकाएं होती हैं, सामान्य जो कोशिकाएं होती हैं, वो सबके सब मोनोकैरियोटिक होती हैं यानी एक न्यूक्लियस वाली होती हैं, जैसे सामान्य कोशिका यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से यदि कोई कोशिका ऐसी है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं तो उसे अपन डाइकैरियोटिक कहेंगे, जैसा कि पैरामीशियम के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाता है। पैरामीशियम के अंदर 2 न्यूक्लियस हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक बड़ा न्यूक्लियस होता है साइज के अंदर, जिसे अपन माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और एक छोटा न्यूक्लियस होता है जिसे अपन माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, और ऊपर वाले को मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। यदि जो साइज में छोटा है उसे अपन माइक्रो न्यूक्लियस कहेंगे, और जो साइज में बड़ा केंद्रक होता है उसे अपन मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। हिंदी के अंदर बात करें तो मैक्रो न्यूक्लियस को गुरु केंद्रक कहा जाता है और माइक्रो न्यूक्लियस को लघु केंद्रक कहा जाता है। पैरामीशियम के अंदर एक खास बात है कि जब भी पैरामीशियम रिप्रोडक्शन करता है तो जैसे एक सामान्य सेल की हम बात करते हैं, तो सामान्य सेल के अंदर जब भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है तो वहाँ पे एक केंद्र का जो ट्रांसफर तो वहाँ पे केंद्र का ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि 2 केंद्रक हैं, तो कौन सा केंद्रक जाएगा रिप्रोडक्शन में आगे चल के? तो जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है यानी कि जो लघु केंद्रक होता है वो जाता है कहाँ पे? आगे रिप्रोडक्शन में, यानी कि वो ट्रांसफर होता है। तो यहाँ से जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई बार पेपर के अंदर पूछा गया है कि पैरामीशियम के अंदर रिप्रोडक्शन में कौन सा न्यूक्लियस भाग लेता है? तो माइक्रो न्यूक्लियस यानी कि लघु केंद्रक है जो कि पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन के अंदर भाग लेता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि किसी सेल के अंदर 2 से ज्यादा है, मोर देन 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उसे अपन कहेंगे पॉलीकैरियोटिक। पॉलीकैरियोटिक कौन सी है? जैसे फाइकोमाइसीटीज वर्ग, फंजाई की एक कवक है, फंजाई की क्लास है फाइकोमाइसीटीज, उसके अंदर जितनी भी कवक आती हैं, फंजाई आती हैं, वो सबके सब पॉलीकैरियोटिक होती है, यानी उनके अंदर 2 से ज्यादा मात्रा में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रेखित स्ट्रेट मसल्स होती हैं उनके अंदर भी पॉलीकैरियोटिक कंडीशन हमें देखने के लिए मिलते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस हमें देखने को मिल जाते हैं।
कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता, उन कोशिकाओं को एकैरियोटिक सेल कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस बिल्कुल यहाँ पे क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। जैसे कि हम बात करते हैं जो आरबीसी होती है मैमल्स की स्तनधारियों की, जो आरबीसी होती है, और आरबीसी भी कौन सी होगी, मैच्योर आरबीसी होगी। देखिए आरबीसी जब उसका ओरिजिन हुआ होता है तो वहाँ पे जो न्यूक्लियस वो प्रेजेंट रहता है, क्योंकि कोई भी सेल ओरिजिन के दौरान उसमें केंद्रक होना जरूरी है। कोई भी कोशिका ऐसी नहीं हो सकती जहाँ पे केंद्रक प्रेजेंट ना हो, क्योंकि केंद्रक के अंदर हम जानते हैं जेनेटिक मटेरियल या फिर हम कहें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोडेड रहती है। तो जब आरबीसी का ओरिजिन होता है तो आरबीसी के अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे आरबीसी मैच्योर होती जाती है तो उसके अंदर न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाता है। इसके पीछे का रीजन जो साइंटिस्ट बताते हैं वो ये कहते हैं कि जो आरबीसी है उसका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाउंड हो जाती है और बाइंड हो जाने के बाद वो जाके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड के थ्रू। तो आरबीसी एक छोटी संरचना है, बहुत छोटी इसकी शेप होती है, साइज होती है। तो यदि न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट हो जाएगा तो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ये नहीं ले पाएगा। तो यदि न्यूक्लियस को डिसअपियर कर देंगे, वहाँ से हटा देंगे, तो हमें ज़्यादा मात्रा में थोड़ी जगह मिल जाएगी, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उसके ऊपर आ सके और ऑक्सीजन का ज़्यादा मात्रा में परिवहन या फिर ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। तो ये रीज़न है कि आरबीसी के अंदर जो हम देखते हैं कि जो मैच्योर आरबीसी उसके अंदर न्यूक्लियस हमें नहीं देखने को मिलता है। इसी तरीके से रक्त की जो प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, उनके अंदर भी न्यूक्लियस हमें नहीं देखने को मिलता। और जो फ्लोएम की चालनी नलिकाएं होती हैं, यानी कि जो फ्लोएम टिश्यू है उसकी जो सीप ट्यूब्स होती हैं, सीप ट्यूब्स के अंदर भी हमें न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है। तो ये कैसी हैं, ये सारी की सारी एकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यदि हम न्यूक्लियस के अन्य नाम की बात करें कि अदर नेम कौन कौन से, तो इसे डायरेक्टर ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा जो सेल है उसको डायरेक्शन देता है, उसको निर्धारित करता है, निर्देशित करता है कि किस चीज को किस प्रकार से करना है। ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि ये पूरी जो सेल है उसको कंट्रोल करके रखता है। सेंटर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए के अंदर कोडेड रहती है और डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो इसे ही अपन सेंटर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कह देते हैं। कुछ नोट के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, जैसे देखिए केंद्रक कोशिका की उपापचय क्रिया का नियमन करता है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उन सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन का रेगुलेशन करता है। इसका प्रायोगिक सत्यापन हेमरलिन नामक वैज्ञानिक ने एक कोशिकीय सबसे बड़ी शैवाल हरी शैवाल एसिटोबुलेरिया के प्रयोग के दौरान किया था। एक साइंटिस्ट हुए हेमरलिन नाम के, उन्होंने एसिटोबुलेरिया शैवाल लिया, एल्गी को लिया, और उसके अंदर उन्होंने इस को सत्यापित कर दिया, यानी इस चीज को प्रूफ करके दिखाया कि जो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन कोशिका के अंदर होती है उन सबकी सबका रेगुलेशन कौन करता है, केंद्रक करता है या फिर न्यूक्लियस करता है। इसी तरीके से दूसरा है कि केंद्रक के द्वारा कोशिका पर नियंत्रण किया जाता है, यानी कि कोशिका का जो कंट्रोल है वो कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। इसका प्रायोगिक सत्यापन हर्टविंग नाम के साइंटिस्ट ने किया था, और वैज्ञानिक ने एक थ्योरी को प्रपोज किया। वो थ्योरी कौन सी थी, कर्ण प्लाज्म थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी, कर्ण प्लाज्म थ्योरी। ये कर्ण प्लाज्म थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके द्वारा यह भी बताया जाता है कि केंद्रक कब जाके डिवाइड करेगा, यानी कब केंद्रक का जो कैरियोकाइनेसिस होगा और कब केंद्रक कैरियोकाइनेसिस नहीं करेगा। तो ये सारा क्या थी कर्ण प्लाज्म थ्योरी, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। जो कर्ण प्लाज्म थ्योरी है इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था, इसको हर्टविंग नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डायरेक्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन बन के आ जाता है। इसका मैं आपको एक बार मतलब समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ, के आई इज इक्वल टू वी एन अपॉन वी सी माइनस वी एन। ये यहाँ पे एक सिंपल सी इक्वेशन लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है, के आई की फुल फॉर्म क्या है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। यहाँ पे देखिए के आई की फुल फॉर्म है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और एन आई की फुल फॉर्म है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। और इसके आगे क्या लिखा है, वी एन। वी एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब है न्यूक्लियस और वी का मतलब है वॉल्यूम, यानी कि केंद्र का आयतन या फिर हम कहें न्यूक्लियस का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ऐसे ही वी सी लिखा हुआ है, यानी कि सेल का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सेल। और फिर दोबारा से वी एन लिखा हुआ है, यानी कि न्यूक्लियस का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ पे क्या चीज बताई गई है कि ऊपर की तरफ है वी एन, यानी कि जो न्यूक्लियस का जो आयतन होगा, और कोशिका के आयतन में से यदि हम न्यूक्लियस का आयतन को रिमूव कर दें, यदि जैसे ये सेल है, ठीक है, इस सेल में ये केंद्रक प्रेजेंट है तो इसे अपन कह रहे हैं सेल। और सेल से यदि हम इस केंद्रक को रिमूव कर दें यहाँ से, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन रह जाएगा, तो इसे अपन क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कह देते हैं या फिर कोशिका द्रव्य कह देते हैं। तो वी सी यानी कि कोशिका के आयतन में से न्यूक्लियस के आयतन को रिमूव कर दें तो साइटोप्लाज्म का आयतन हमारे सामने रह जाएगा। तो न्यूक्लियस के आयतन और साइटोप्लाज्म के आयतन का जो रेशियो होता है उसे अपन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स या फिर न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कह देते हैं। इस चीज की पुष्टि अपन यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है ये बताएगी कि कोशिका का विभाजन किस प्रकार से होगा। तो वी एन है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, के आई के। यहाँ पे देखिए ये बी एन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, के आई के। बराबर को यदि हटा के मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल लगा दूं तो जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है वो वी एन को डिनोट करती है। तो यदि वी एन इंक्रीज होगा तो के आई भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और के आई जब इंक्रीज हो जाएगा तो वो सीधा किसके प्रोपोर्शनल है, वो कोशिका के स्थायित्व के प्रोपोर्शनल है, यानी कि कोशिका की जो स्टेबिलिटी है
कोशिका की जो स्टेबिलिटी है, सेल की जो स्टेबिलिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो Ki के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और Ki किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के प्रोपोर्शनल है। और जो कोशिका का स्थायित्व है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कोशिका विभाजन की प्रवृत्ति के। यानी कि जो कोशिका कब डिवाइड करेगी इसके बारे में कौन बताएगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बताएगी या फिर कोशिका की स्टेबिलिटी बताएगी। इस इक्वेशन को मैं आपको सामान्य भाषा में समझा देता हूँ। जैसे देखिए, वापस हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे के आई प्रोपोर्शनल टू वी एन अपॉन वी सी माइनस वी एन। ठीक है, अब देखिए, मान के चलिए कोशिका, किसी भी कोशिका को डिवाइडेशन करना है तो कोशिका कब डिवाइड करेगी। सबसे पहले के आई की अपन बात करते हैं। के आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वी एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान के चलिए वी एन यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, तो ऑटोमेटिक जो है के आई भी इंक्रीज हो जाएगा। अब के आई इंक्रीज हो गया तो वो कोशिका के स्थायित्व के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे कोशिका का स्थायित्व बढ़ जाएगा। और कोशिका का स्थायित्व बढ़ जाएगा तो कभी भी कोशिका जो है डिवाइडेशन नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला संबंध है। कोशिका का स्थायित्व बढ़ेगा तो कोशिका विभाजन की प्रवृत्ति क्या होगी, घटेगी, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। इसको कैसे समझेंगे अपन, कि कोई भी चीज स्थायित्व होती है, स्टेबल होती है, तो वो कभी भी विभाजन करना पसंद नहीं करती। जब भी वहां से अनस्टेबल होती है कोई चीज तो उसको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे काम करती है। तो यदि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिक्रीज होगा, कोशिका न्यूक्लियस का जो आयतन है वो घटेगा, न्यूक्लियस धीरे धीरे कम होने लगेगा, उसका वॉल्यूम कम होने लगेगा, तो कोशिका की साइज है वो बढ़ने लगेगी। और कोशिका की साइज बढ़ने लगेगी तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होगा, घटने लगेगा। ठीक है, वीएन कम होने लगेगा तो के भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और के कम होने लगेगा तो कोशिका का स्थायित्व यानी कोशिका की जो स्टेबिलिटी है वो भी कम होने लगेगी। और कोशिका की स्टेबिलिटी यदि यहाँ पे डिक्रीज होने लगी, कोशिका की स्टेबिलिटी यहाँ पे कम होने लगी, तो कोशिका विभाजन की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो और कोशिका क्या करने लग जाएगी, डिवाइड करने लग जाएगी। ये करंट प्लाज्मा थ्योरी ने हमें सबसे पहले हर्टविग नामक साइंटिस्ट ने बताया था। इससे दो प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने बनते हैं, जैसे कि 3 सेल है ए बी सी, जिनके के के मान क्रम से 4, 14 और 12 हैं। इनके स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, तो हमें पता है के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोशिका की स्टेबिलिटी यानी कोशिका के स्थायित्व के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका के सबसे ज्यादा होगा उस वही कोशिका सबसे ज्यादा स्थायी होगी। तो यहाँ पे देखिए बीच वाली यानी बी कोशिका का के सबसे ज्यादा है तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, देन सी की होगी यानी 12 है, और लास्ट में किसकी होगी, ए की होगी। इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज के अंदर भी ये पूछा गया है, करंट प्लाज्मा थ्योरी या फिर करंट प्लाज्मा सिद्धांत के लिए सही विकल्प कौन सा होगा, तो वी एन अपॉन वी सी माइनस वी एन, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट पेपर के अंदर पूछा जाता है। अब अपन केंद्रक के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि केंद्रक का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना हुआ होता है। तो केंद्रक यानी न्यूक्लियस है, हमें पता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म, यानी कि 2 मेम्ब्रेन इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। तो ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये सारी की सारी क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी अंतःपृथ्वी जालिका है। इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बाहर की तरफ हमें एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं अपन आउटर मेम्ब्रेन या फिर बाहरी कला। दूसरी हमें अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है जिसे अपन कहते हैं इनर मेम्ब्रेन या फिर आंतरिक कला। और दोनों के बीच में हमें खाली स्पेस, खाली जगह दिखाई दे रही है, इस खाली स्पेस को कहा जाता है परिकेंद्रकीय अवकाश या फिर पेरीन्यूक्लियस स्पेस। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर, जहाँ से कि ये इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म के द्वारा आपस में कनेक्टेड रहता है, और कोई भी पार्ट का या फिर किसी भी पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन करना हो तो इन्हीं पोर्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इन पोर्स को न्यूक्लियर पोर कहा जाता है, केंद्रक छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्र के छिद्र कहा जाता है। केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ रहता है जिसे अपन केंद्रक द्रव्य कहते हैं या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं या फिर कैरियोप्लाज्म कहते हैं या फिर कैरियोलिम्फ कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो एक छोटी सी संरचना यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है जो कि केंद्र के अंदर प्रेजेंट रहती है, जिसे अपन केंद्रक कहते हैं या फिर न्यूक्लियोलस कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं इसे, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक अष्टफलकीय वलय पाई जाती है, यानी कि एक ऑक्टाहाइड्रल रिंग पाई जाती है जो कि इसकी स्टेबिलिटी को कंट्रोल करती है। या फिर हम बात करें कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, प्रत्येक पोर के पास एक ऑक्टाहाइड्रल रिंग पाई जाएगी जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर कैरियोप्लाज्म के बीच में जो किसी पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करेगी। ठीक है, बाहरी कला और आंतरिक कला को मिला के क्या कहा जाता है, केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैरियोलेमा या फिर कैरियोथीका कहा जाता है। इसके अलावा जो उसका न्यूक्लियोप्लाज्म है, उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर केंद्रक धागे पाए जाते हैं, क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। इन क्रोमेटिन धागों के द्वारा ही किसका निर्माण होगा, आगे चल के यही धागे गुणसूत्रों का निर्माण करेंगे। ये सिंपल सी केंद्रक की स्ट्रक्चर थी। ठीक है, अब देखते हैं एक प्रारूपिक केंद्रक की संरचना में बाहर से भीतर की ओर निम्न भाग पाए जाते हैं। पहला होता है केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद केंद्रक द्रव्य होता है जिसे न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं, उसके बाद केंद्रिका होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है, और लास्ट में क्रोमेटिन धागे होते हैं। इन 4 स्ट्रक्चर से मिलकर क्या बन जाता है, न्यूक्लियस बन जाता है।
सबसे पहले केंद्रक कला की बात कर लेते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। तो केंद्रक दोहरी इकाई कला से घिरी हुई संरचना है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, जिन्हें कैरोलेमा कैरियोथिका भी कहते हैं, जिसकी मोटाई 60 से 90 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दोनों कलाओं के मध्य यानी दोनों मेम्ब्रेन के मध्य अवकाश पाया जाता है, खाली स्पेस पाया जाता है, जिसे अपन परिकेंद्र के अवकाश या फिर पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। केंद्र की बाह्य कला से ईआर जुड़ी हुई रहती है, यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके द्वारा कौन कनेक्टेड रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड रहती है। केंद्रक कला में सैकड़ों की संख्या में 300 से 400 एंगस्ट्रॉम व्यास के, यानी कि 300 से 400 एंगस्ट्रॉम सर्कमस्टांस के क्या रहते हैं, छोटे छोटे पोर हमें देखने को मिल जाते हैं, और इन पोर को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें केंद्र के छिद्र या फिर न्यूक्लियर पोर कहते हैं, और इन न्यूक्लियर पोर के द्वारा इन केंद्र के छिद्रों की सहायता से केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म और कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के साथ अंतर संबंधित होता है। कोई भी पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन करना हो, आपस में ये क्या रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। केंद्र के छिद्रों से पदार्थों का नियमन न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन से निर्मित अष्टफलकीय वलय के द्वारा किया जाता है, जिसे एन्युलस कहा जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पोर्स हैं, 300 से 400 नंबर्स के अंदर हमें पोर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उन पोर का कोई कंट्रोल करने वाला भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी जगह है, कोई भी होल है, उससे कोई भी चीज बाहर जा रही है, कोई भी चीज अंदर जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी के ऊपर एक कंट्रोल रहना चाहिए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक न्यूक्लियोप्लाज्मिन नाम की प्रोटीन होती है। इस न्यूक्लियोप्लाज्मिन नाम की प्रोटीन से एक रिंग बनाई जाती है, जो कि अष्टफलकीय वलय होती है, जिसे ऑक्टाहाइड्रल रिंग कहते हैं। इस ऑक्टाहाइड्रल रिंग के द्वारा कंट्रोल किया जाता है कि कौन सा पदार्थ न्यूक्लियस के अंदर आना चाहिए साइटोप्लाज्म से, और कौन सा पदार्थ न्यूक्लियस से बाहर जाना चाहिए साइटोप्लाज्म में। और इस रिंग को क्या कहा जाता है, एन्युलस कहा जाता है। ठीक है। एन्युलस एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब ही इंग्लिश के अंदर क्या होता है, रिंग होता है। जब आप एनिलिडा अपन पढ़ते हैं, वहाँ पे एनिलिडा फाइलम अपन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे मैं ये चीज़ आपको फिर से बताऊंगा कि एनिलिडा नाम कहाँ से आया। तो एनिलिडा नाम आया एन्युलस से। एन्युलस का मतलब क्या होता है, रिंग। तो ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के ऊपर रिंग पाई जाती है, एन्युलस पाई जाते हैं, एन्युला ही पाई जाती है, उन्हें अपन एनिलिडा के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है। दूसरी इसकी स्ट्रक्चर का है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, जिसे अपन केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो केंद्रक द्रव्य को कैरियोप्लाज्म, कैरियोलिम्फ भी कहा जाता है। यह केंद्र का आधारीय कुलाइडी तरल होता है, यानी कि एक बेसल कुलाइडियल तरल होता है, जिसमें क्रोमेटिन जाल पाया जाता है, केंद्र का न्यूक्लियस पाई जाती है, न्यूक्लियोसाइड पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, फॉस्फेटेज पाया जाता है, पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं, और यह एसिडोफिलिक होता है, यानी कि इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक या नेचर का होता है। क्रोमेटिन धागों की अपन बात कर लेते हैं। तो केंद्रक में उपस्थित डीएनए तथा प्रोटीन से निर्मित धागेनुमा संरचना, जो कि सूत्री विभाजन माइटोटिक डिवीजन के समय टूटकर डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण की क्रिया द्वारा गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाती है, क्रोमेटिन धागे कहलाते हैं। तो क्रोमेटिन धागे क्या है, कुछ नहीं है। क्रोमेटिन जो केंद्रक है उसके अंदर पड़ी हुई एक संरचना है, जो कि डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में कनेक्टेड है और उससे मिलकर एक संरचना बन गई है धागे जैसी, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिन धागे कह रहे हैं। ये क्रोमेटिन धागे आगे चलकर क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम बनाएंगे, गुणसूत्र बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जो क्रोमेटिन धागे हैं उनके अंदर निर्जलीकरण की प्रक्रिया होगी, यानी कि डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होगी, और डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होने के बाद ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ये क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। क्रोमेटिन जो शब्द है वो फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने दिया था। क्रोमेटिन धागों के संगठन में 31% डीएनए पाया जाता है, 36% हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ये दो ही इनके मेन कंपोनेंट होते हैं। इसके अलावा 28% नॉन हिस्टोन प्रोटीन हमें देखने को मिलती है, और शेष घटक क्या होते हैं, आरएनए होते हैं, और कैल्शियम के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। ये क्रोमेटिन धागों की स्ट्रक्चर थी या फिर केमिकल कंपोजिशन था। क्रोमेटिन धागों का अभिरंजन यानी कि स्टेन, यदि क्रोमेटिन धागों की हमें स्टेनिंग करनी हो तो एसिटोकार्मिन नाम का अभिरंजक स्टेन लिया जाएगा, जिसके द्वारा हम इनके अभिरंजित करके इनको माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, पेपर के अंदर पूछा जाता है। क्रोमेटिन धागे हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यू क्रोमेटिन, यू का मतलब होता है ट्रू, सत्य, और दूसरे होते हैं हेटेरोक्रोमेटिन यानी कि फॉल्स। तो यूक्रोमेटिन कैसे हैं, जो अभिरंधक के प्रति कम बंधुता प्रदर्शित करते हैं। अभिरंजक यानी कि कोई स्टेन है उसके प्रति लो बाउंडेशन हमें दिखाएंगे, यानी कि अभिरंजन आसानी से इनके ऊपर टिकेगा नहीं, बहुत आसानी से वो धुल जाएगा। और जो हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं ये अभिरंजक यानी कि स्टेन के प्रति अधिक बंधुता दिखाते हैं, हायर बॉन्डिंग दिखाते हैं। अब यूक्रोमेटिन चूंकि अभिरंजक के प्रति कम बंधुता दिखा रहे हैं, तो अभिरंजक इनके साथ बाउंडेशन नहीं कर पा रहा है, बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, तो वो इनके ऊपर चिपक नहीं रहा है, इनको रंग प्रदान नहीं कर पा रहा है। तो ये कैसे रंग के होंगे, ये हल्के रंग के हमें दिखाई देंगे। वहीं हेटेरोक्रोमेटिन कैसे होंगे, गहरे रंग के होंगे, क्योंकि इनके पास स्टेन के लिए कैसी होगी, गहरी बंधुता ये प्रदर्शित कर रहे हैं, तो स्टेन इनके पास टिक जाएगा। यू क्रोमेटिन कैसे होते हैं, क्योंकि ये 70 प्रकार के क्रोमेटिन धागे हैं, तो इन्हें अपन कहते हैं अधिक आनुवंशिक सक्रिय, यानी कि ये मोर जेनेटिकली या फिर जेनेटिक एक्टिव होते हैं। ये मोर जेनेटिकली एक्टिव होते हैं, और ये कैसे होते हैं, कम आनुवंशिक सक्रिय होते हैं, और हेटेरोक्रोमेटिन के द्वारा क्या बनाई जाती है, बार बॉडीज बनाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। हेटेरोक्रोमेटिन में क्या इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि इनके द्वारा बार बॉडीज बनाई जाती है, और यूक्रोमेटिन कैसे हैं, अधिक आनुवंशिक सक्रिय होते हैं। कई बार यहीं से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से क्रोमेटिन है जो कि अधिक सक्रिय होते हैं, तो कौन से हैं, वो यूक्रोमेटिन होते हैं।
इसके बाद बात करते हैं देखिए केंद्रिका की। केंद्रिका जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, इसकी क्या खास बात है कि इसके खोजकर्ता कौन है? फोंटाना। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। नामकरणकर्ता कौन है? बोमेन ने इसको नाम दिया था। इसकी विशेषता क्या है कि ये झिल्ली रहित संरचना है। अब तक हमारे सामने 3 झिल्ली रहित संरचनाएं आ चुकी हैं। एक हमारे सामने राइबोसोम आ गया, दूसरा हमारे सामने केंद्रिका आ गई, एक हमारे सामने सेंट्रोसोम आ गया। तो ये 3 संरचना कौन सी है? फिर से देख लीजिए, एनसीआर से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एनसीआर के अंदर एक न्यूक्लियोलस आ गया, एक आपके सामने सेंट्रोसोम आ गया और दूसरा आपके सामने राइबोसोम आ गया। ये तीनों कैसे हैं? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलिज हैं। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलिज हैं। कैसे हैं? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलिज हैं। ओरिजिन की बात करते हैं, उत्पत्ति की बात करते हैं, तो एनओआर केंद्र का संगठन रीजन के द्वारा। एनओआर क्या है? न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन रीजन के द्वारा इसका क्या किया जाता है? उत्पत्ति की जाती है। कार्य की बात करते हैं, जब अपन आगे हम बात करेंगे किसकी? क्रोमोसोम की हम बात करेंगे, तो उस क्रोमोसोम के अंदर ये नोड क्षेत्र पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन रिज। इसके द्वारा इसकी उत्पत्ति की जाती है, केंद्रिका की उत्पत्ति की जाती है। कार्य राइबोसोम का निर्माण होता है, केंद्रिका का ग्लोमेरुलस क्षेत्र होता है केंद्रिका के अंदर, जिसके द्वारा किसकी फॉर्मेशन की जाती है? राइबोसोम की फॉर्मेशन की जाती है। और राइबोसोम को कहाँ फेंक दिया जाता है? बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर भेज दिया जाता है। अन्य नाम की बात करते हैं तो राइबोसोम निर्माण का कारखाना। न्यूक्लियोलस की संख्या क्रोमोसोमल सेट के अनुरूप होती है। कोई हैप्लॉइड सेट है क्रोमोसोम का, उसके पास एक न्यूक्लियोलस हमें देखने की मिलेगी, एक केंद्रिका देखने की मिलेगी। यदि कोई कोशिका के अंदर 2n सेट है क्रोमोसोम का, तो उसके अंदर हमें 2 न्यूक्लियोलस देखने के लिए मिल जाएंगे। निर्माण किसके द्वारा होता है? गुणसूत्रों के द्वारा होता है। जब अपन गुणसूत्र की बात करेंगे तो वहां पर नॉड क्षेत्र मिलेगा, उसके द्वारा केंद्रिका का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कुछ झिल्ली रहित कोशिकांग है, एक राइबोसोम हो गए, एक सेंट्रोसोम हो गए, एक केंद्रिका हो गई। ये कैसे हैं? झिल्ली रहित कोशिकांग है। कुछ दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एक केंद्रक है, एक लवक है, प्लास्टिड है। ठीक है, आगे अपन गुणसूत्र की बात कर लेते हैं, क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं, और इसी के साथ हमारे ग्रेजुएशन में टॉपिक दिया हुआ क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इसके ऑब्जर्वर कौन थे? हॉफ मिस्टर ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। और ऑब्जर्व कहाँ किया था? ट्रेडेंशिया के पुंकेसरी रोम में। जो ट्रेडेकेंशिया प्लांट है, उसके जो स्टेमनी रोम होते हैं, स्टेमनी हेयर्स होते हैं, उनके अंदर सबसे पहले क्रोमेटिन को देखा गया था, या फिर हमें क्रोमोसोम को देखा गया था। खोजकर्ता कौन थे? डिस्कवरी किसने की थी? स्ट्रासबर्जन नामक साइंटिस्ट ने इसकी सबसे पहले डिस्कवरी करी थी। नामकरणकर्ता की बात करें तो डब्ल्यू वाल्डेयर ने इसको सबसे पहले नाम दिया था। अब अपन इनके ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, तो डीएनए व प्रोटीन के ये मिलकर बने हुए होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन इनके पास पाई जाती है। उत्पत्ति यानी ओरिजिन की बात कर लेते हैं, तो जो सूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था में क्रोमेटिन धागे से निर्जलीकरण की क्रिया द्वारा ये बनते हैं। यानी कि जो माइटोटिक डिवीजन होता है, उस माइटोटिक डिवीजन की जो प्रोफेज अवस्था होती है, प्रोफेज स्टेज होती है, उस प्रोफेज स्टेज में क्या होता है? क्रोमेटिन धागे प्रेजेंट रहते हैं। उन क्रोमेटिन धागों से डिहाइड्रेशन होता है, उसके बाद किसका फॉर्मेशन हो जाता है? क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और क्वेश्चन ज्यादातर बनने के चांस यहीं से रहते हैं। जैसे पहला पॉइंट है हमारे सामने, गुणसूत्रों की संरचना व संख्या का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? तो मेटाफेज अवस्था के अंदर इसकी संरचना व संख्या का अध्ययन किया जाता है। गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किया जाता है, एनाफेज अवस्था के अंदर गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट चीजें, ज्यादातर क्वेश्चन क्रोमोसोम से यहीं से बनते हैं। आप पिछले पेपर उठा के देख लें, या फिर आप कहीं भी साइंस के क्वेश्चन देखोगे तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, बेसिक क्वेश्चन बनते हैं क्रोमोसोम से। तो संरचना व संख्या का अध्ययन किया जाएगा मेटाफेज अवस्था के अंदर, और आकृति का अध्ययन किया जाएगा एनाफेज अवस्था के अंदर। ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है, संरचना अलग होती है, शेप अलग होती है। गुणसूत्रों का अभिरंजन किया जाता है एसिटोकार्मिन के द्वारा। अभिरंजन मतलब स्टेनिंग की जाएगी। स्टेन क्यों किया जाता है? ताकि हम उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकें, अलग से कलर जो है हाईलाइट हो सके। गुणसूत्रों की आमाप की बात करते हैं तो 1 से 20 माइक्रोन इनकी लंबाई होती है, जबकि चौड़ाई होती है 0.2 से 3 माइक्रोन इनकी क्या होती है? चौड़ाई होती है, विड्थ होती है। कुछ नोट के अंदर चीजें लिखी हुई हैं। सबसे बड़े आकार के गुणसूत्र हमें ट्रिलियम पादप के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। ट्रिलियन क्या है? अमाउंट है। क्या, जैसे आप इसको कैसे याद करेंगे? जैसे ट्रिलियन क्या है? एक अमाउंट है। जैसे मिलियन होता है, बिलियन होता है, उसके बाद ट्रिलियन आता है। तो इसी तरीके से आप याद करेंगे कि सबसे बड़े शेप के या साइज के जो क्रोमोसोम हमें कहाँ देखने मिलेंगे? तो ट्रिलियन पादप के अंदर हमें देखने के मिल जाएंगे। सबसे छोटे गुणसूत्र, सबसे छोटे क्रोमोसोम हमें जो फंजाई है, कवक है, उनके अंदर देखने को मिल जाएंगे। एक बीजपत्री पादप में द्विबीजपत्री की तुलना में अधिक लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो मोनोकोटिलेडन वाले प्लांट होते हैं उनमें ज्यादा लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू डाइकोटिलेडन वाले प्लांट की तुलना में। ठीक है, पादपों में जंतुओं की तुलना में अधिक लंबे गुणसूत्र हमें देखने को मिल जाते हैं, यानी प्लांट सेल्स होती हैं उनके अंदर ज्यादा लंबे गुणसूत्र होते हैं बजाय किसके? एनिमल सेल के। गुणसूत्र की संख्या की बात करते हैं तो अलग अलग सजीवों में गुणसूत्र की संख्या में भिन्नता पाई जाती है। जैसे सबसे पहले अपन प्लांट की बात कर लेते हैं, पादपों में और गुणसूत्रों की संख्या की बात कर लेते हैं। एक प्लांट है म्यूकर हिमेलिस, जिसके अंदर मिनिमम यानी कि 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। केवल कितने गुणसूत्र हैं? 2 गुणसूत्र हैं। दूसरा है हेलोपेपस, जिसके अंदर 4 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक है न्यूरोस्पोरा, जिसे पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है। इस पर प्रयोग के दौरान वीडल व टेटम ने एक जीन एक एंजाइम धारणा दी थी। इंपॉर्टेंट चीज है,
न्यूरोस्पोरा के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रोमोसोम के बारे में नहीं है। न्यूरोस्पोरा जिसे पादप जगत की ड्रोसोफिला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब अपन एनिमल की बात करते हैं तो ड्रोसोफिला ऐसी है जिसके ऊपर ज़्यादातर प्रयोग किए गए थे। तो इसी तरीके से प्लांट्स की बात करें तो ज़्यादातर प्रयोग कहाँ किया जाता है? न्यूरोस्पोरा पर किए जाते हैं। तो इसे अपन पादप जगत की ड्रोसोफिला कह देते हैं। बीडल व टेटम नाम के 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक धारणा दी थी, एक जीन एक एंजाइम, यानी कि एक एंजाइम पर्टिकुलर जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो धारणा कब दी? वो न्यूरोस्पोरा पर काम कर रहे थे और इसका यूज करके उन्होंने ये जो धारणा थी वो दी थी। तो इसके अंदर क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? तो 14 क्रोमोसोम इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद पाइसम सैटाइवम की बात करते हैं तो 14 क्रोमोसोम हमें उसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इलियम सेपा यानी कि प्याज के अंदर 16 क्रोमोसोम हमें देखने को मिल जाते हैं। जिया मेज के अंदर हमें 20 क्रोमोसोम देखने को मिल जाते हैं। ओराइजा सैटाइवा के अंदर हमें 24 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। टिट्रिकम एसिटिवम में हमें 42 क्रोमोसोम देखने को मिल जाते हैं। और ऑफ्यूग्लोसम टेगडोफाटा एक प्रकार का जिसके अंदर हमें मैक्सिमम संख्या में यानी कि लगभग 1260 हमें कितने क्या मिलते हैं? क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब हमें न्यूनतम संख्या में गुणसूत्र यहाँ पे क्या देखा था? म्यूकर हेमिलिस के अंदर 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन मेकर हेमिलिस हमें यहाँ पे ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया है। तो एलियम सेपा है, पाइसम सैटाइवम है, हेलोपेपस है, ऑफ्यूग्लोसम है। ऑफ्यूग्लोसम के अंदर मैक्स है 1260 है, पाइसम सैटाइवम के अंदर 14 है, एलियम सेपा के अंदर कितने? 16 है, हेलोपेपस के अंदर कितने हैं? 4 है। तो इन चारों की तुलना करें तो सबसे कम किसके अंदर हमें? हेलोपेपस के अंदर सबसे कम क्रोमोसोम हमें देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए ऐसे ही एनिमल्स की बात कर लेते हैं, जंतुओं के नाम की बात करें और गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो एस्केरस मेगाग्लोसिफा में जैसे गोलकृमि होता है जिसके अंदर मिनिमम 2 क्रोमोसोम हमें देखने को मिल जाते हैं। एस्केरिस है, मेगालोसिफेला क्या है? इसकी प्रजाति है। ड्रोसोफिला के अंदर 8 क्रोमोसोम हमें देखने को मिलेंगे। राना टिक्रीना मेंढक के अंदर 24 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। ऑरेक्टोग्लोसस जिसे खरा या खरगोश कहते हैं उसके अंदर 44 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। होमोसेपियंस यानी ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम देखने को मिल जाएंगे। और ओलोकेंथा है जिसके अंदर 1600 मैक्सिमम यानी क्रोमोसोम हमें देखने को मिल जाते हैं। अब अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि आखिर क्रोमोसोम होते किस प्रकार के। तो देखिए ये न्यूक्लियोसोम मॉडल है। न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या दिया गया था उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ये हमारे सामने क्रोमोसोम है, इसकी स्ट्रक्चर है, एक्स क्रोमोसोम है हमारे सामने, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम धागे हैं, धागे जैसी संरचना हमें देखी थी कि क्रोमोटिन धागे होते हैं, क्रोमोटिन धागे आपस में गुथ जाते हैं उसके बाद उसमें डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है यानी निर्जलीकरण की प्रोसेस होती है और निर्जलीकरण की प्रोसेस के बाद वो क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो ये क्रोमोसोम हमें हमारे सामने निकल के आ गया। अब इस क्रोमोसोम के धागे को यदि हम निकाल के देखें तो निकाल के देखेंगे तो इस धागे को अपन यहाँ देखें लाके जूम इन करके अपन देखते हैं तो हम देखते हैं एक धागा है, एक धागे जैसी संरचना है और इसके अंदर ये ऑक्टामर के रूप में कुछ प्रोटीन हमें देखने को मिल जाती है। तो ये जो प्रोटीन है ये कौन सी है? हिस्टोन प्रोटीन है और हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ एक धागा लिपटा हुआ है। वो धागा किसका है? वो धागा है डीएनए का, ठीक है। ये इस तरीके से आप स्ट्रक्चर समझिए। इस तरीके से 4 प्रोटीन है। इन 4 प्रोटीन के चारों तरफ यदि हमने एक धागे जैसी संरचना लिपटा दी तो वो हमारे सामने क्रोमोसोम बन के निकल के आ जाता है और क्रोमोसोम ये जो मॉडल था इसको न्यूक्लियोसोम मॉडल नाम दिया गया था। यानी जो प्रोटीन है वो हिस्टोन प्रोटीन है और हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? डीएनए की धागे जैसी संरचना प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर थी। आगे अपन बात करते हैं। अब अपन डिटेल के अंदर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए ये हमारे सामने क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए हमें पता है प्रेजेंट है। अब क्रोमोसोम के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्शन पाए जाते हैं। सबसे पहले बाहर की तरफ चलते हैं तो इसकी जो बाहर की कवरिंग होती है उसे पेलिकल कहा जाता है। क्रोमोसोम के बाहर की तरफ जो चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाएगी उस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? पेलिकल कहेंगे। दूसरी अपन बात करते हैं तो इनके अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्शन पाए जाते हैं। एक पहला बीच में कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, उस बीच वाले कॉन्ट्रैक्शन ये जो कॉन्ट्रैक्शन है संकुचन हो जाता है, बिछ जाता है वहां से। तो इस कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं और उसका नाम क्या है? सेंट्रोमियर से कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं एक दूसरा कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसे सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब जहां से सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके बाद जो संरचना बच जाती है उसे टीलोमियर कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? टीलोमियर। ये जो आपको चीजें दिखाई दे रही है यहाँ से ये दबा हुआ है थोड़ा सा, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। इसी तरीके से यहाँ से ये थोड़ा सा दब जाएगा, इसको दब जाएगा तो इसे अपन कहेंगे सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो इसकी बिल्कुल टिप है, जो क्रोमोसोम की टिप होती है, इस टिप को क्या कहा जाता है? टीलोमियर कहा जाता है, ठीक है। इस टिप को क्या कहा जाता है? टीलोमियर कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने के लिए मिलता है नॉर रीजन में हमें देखने को मिल जाता है जिसे अपन न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन कहते हैं, जिसे अपन क्रोमिनिमेटा कहा जाता है, ठीक है। और यहीं से किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियस का निर्माण होता है। क्रोमोजन हम कहें किसका? केंद्रिका का फॉर्मेशन होता है। और सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन के बाद नॉर रीजन के बाद जो शेष पोर्शन बच जाता है उसे अपन सैटेलाइट डीएनए सैटेलाइट क्रोमोसोम कह देते हैं। सैटेलाइट पोर्शन उसका हो जाता है। इसके अंदर की तरफ हमें डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए के अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स प्रेजेंट है, जो कि इसकी तरल इसके अंदर भरा हुआ है, इसे अपन मैट्रिक्स कह देते हैं, ठीक है। डिटेल की हम बात करेंगे। अब देखिए गुणसूत्रों की संरचना, एक प्रारूप गुणसूत्र की संरचना में निम्न भाग देखने को मिलते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो परत हमें देखने को मिलती है उस परत को कहते हैं गुणसूत्र आवरण, जिसे पेलिकल कहा जाता है।
इसके बाद इसके अंदर आधारीय तरल है, बेसल एक तरल भरा हुआ है, उसे अपन कहते हैं मैट्रिक्स। इसके बाद क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्या होता है? गुणसूत्र में डीएनए तथा प्रोटीन से निर्मित इनकी भुजाएं जो आर्म्स होती हैं क्रोमोजोम की, जो आर्म्स होते हैं क्रोमोजोम की, ये जो आर्म्स आपको दिखाई दे रही है, ये जैसे ये एक आर्म है, ठीक है, यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए क्रोमेटिड क्या होता है? एक ये वाली इसकी भुजा है, एक ये वाली इसकी भुजा है, तो ये दोनों भुजाएं क्या कहलाती हैं? अलग अलग यदि हम इसको कर दे तो एक क्रोमेटिड कहलाएगी, और दोनों आपस में कनेक्टेड है, इसको क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। तो क्रोमेटिड क्या है? क्रोमोसोम की एक भुजा है, ठीक है। क्रोमोमियर्स क्या होता है? क्रोमेटिड पर उपस्थित रंगीन दानेदार संरचनाएं अर्थात जीन के स्थल क्या कहलाते हैं? क्रोमोमियर्स कहलाते हैं। सेंट्रोमियर या फिर प्राथमिक संकुचन, जिसे प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन अपन कह रहे थे। आवश्यक संकुचन यानी कि नेसेसरी कॉन्ट्रैक्शन होता है। गुणसूत्र का वह बिंदु जहां से गुणसूत्र की भुजाएं आपस में जुड़ी हुई अवस्था में पाई जाती हैं, उस जुड़ी हुई अवस्था को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं, या फिर प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। द्वितीयक संकुचन यानी कि सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ पे नॉर यानी कि केंद्र का संगठन क्षेत्र या फिर न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन रीजन देखने को मिलता है। केंद्र का संगठन क्षेत्र, केंद्र का उत्पन्न करने वाला क्षेत्र, यानी कि यहाँ से केंद्रिका का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद सैटेलाइट बॉडी बनती है। द्वितीयक संकुचन के पश्चात गुणसूत्र का शेष बचा हुआ भाग, जहाँ पे जाके केंद्रक का, जैसे ये आप समझिए, ठीक है, एक इसकी ये आर्म है, एक इसकी ये वाली आर्म है, यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन हुआ। मैं इस दूसरी कलर से यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और यहाँ से ये जो रीजन है कौन सा? नॉर रीजन है। कौन सा रीजन है? नॉर रीजन है। इस नॉर रीजन के बाद ये जो एरिया बचेगा, ये जो एरिया बचेगा, इस एरिया को क्या कहा जाएगा? इस एरिया को सैटेलाइट बॉडी कहा जाएगा। टीलोमियर्स की बात कर लेते हैं, तो गुणसूत्र का जो अंतिम छोर होता है, ये गुणसूत्र का अंतिम छोर है, ऐसे अपन टीलोमियर कह देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये स्ट्रक्चर है, फिर से आप देख लीजिएगा एक बार। जैसे ये बाहर की तरफ पेलिकल है, पेलिकल के बाद ये अंदर की तरफ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के बाद ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये डीएनए है, डीएनए के बाद अंदर की तरफ ये क्रोमेटिड है, एक सिंगल क्रोमेटिड है। ये प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन है, प्राथमिक संकुचन है, जिसे अपन सेंट्रोमियर कहते हैं। ये द्वितीयक संकुचन है, जिसे नॉर रीजन कहा जाता है। इसके बाद ये जो क्षेत्र बच गया उसे अपन सैटेलाइट बॉडी कह देते हैं। ये बिल्कुल उसका पीक है, एंड पोर्शन है, एंड पोर्शन है, तो इसे अपन टीलोमियर्स कह देते हैं। ये क्रोमोनिमा है और ये क्रोमोमियर्स हैं, जो कि दानेदार संरचना इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब अपन गुणसूत्र के प्रकार देख लेते हैं। गुणसूत्र के प्रकार कौन से हैं? सबसे पहले टाइप आता है हमारे सामने सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर। सेंट्रोमियर क्या है? प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन है, जहां से दोनों भुजाएं आपस में कनेक्टेड रहती हैं। तो इसके आधार पर टोटल 4 प्रकार के क्रोमोसोम हमें देखने को मिल जाते हैं। गुणसूत्र का नाम देखेंगे, सेंट्रोमियर की स्थिति देखेंगे, उसके बाद गुणसूत्र की आकृति कैसी बन जाएगी, उसकी शेप कैसी बन जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मान के चलिए सेंट्रोमियर सबसे पहले मध्यस्थ है, यानी कि बीचों बीच में प्रेजेंट है, तो उस क्रोमोसोम को क्या कहेंगे? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे, और उसकी शेप कैसी बन जाएगी? बी शेप उसकी बन जाएगी। दूसरे नंबर पर उपांतस्थ की बात करते हैं। उपांतस्थ मतलब कि जहां उसका एंड हो रहा है उसे थोड़ा सा हटके यदि सेंट्रोमियर की प्रेजेंस है तो उसे अपन कहेंगे एक्रोसेंट्रिक, और उसकी स्टेज कैसे, उसकी शेप कैसी बन जाएगी? जे शेप उसकी बन जाएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यदि इसका सेंटर है तो यहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। इसके बाद बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक। मेटा यानी कि बीचों बीच में प्रेजेंट है, लेकिन सब यानी कि थोड़ा सा मेटा से हटके, बीच से हटके, तो उसे अपन कहेंगे उपमध्यस्थ, और गुणसूत्र का नाम क्या हो जाएगा? सब मेटासेंट्रिक। उसकी शेप कैसी बन जाएगी? बिल्कुल एल शेप बन जाएगी, बीचों बीच में है लेकिन थोड़ा सा उससे हटके है। दूसरा आता है हमारे सामने अंतस्थ यानी कि शीर्षस्थ। सेंट्रोमियर बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट है, लास्ट जाके प्रेजेंट है, तो उसे अपन कहते हैं टीलोसेंट्रिक, और उसकी शेप कैसी बन जाएगी? आई शेप, बिल्कुल ऐसी बिंदी जैसी संरचना, जैसे छोटी आई की स्ट्रक्चर होती है। ये हमने देख ली। तो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर अपन इसको यहाँ पे समझते हैं डायग्राम में। देखिए टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है। ये हमारे सामने मेटासेंट्रिक है, यानी कि बीचों बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, और बीचों बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट, तो ये आम समय इसकी दिखाई दे रही है। ये क्यू आम है, ये इसकी पी आम है। यदि हम बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक, यानी मेटा से थोड़ा सा, यानी कि मध्य से थोड़ा सा हट के, तो मध्यस्थ यहाँ पे इसे थोड़ा सा ये हट गया, तो कैसा बन गया? ये सब मेटासेंट्रिक बन गया। अब अपन बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक की, यानी कि अंत से थोड़ा सा हट, टिप इसकी यहाँ पे से थोड़ा सा हट के यहाँ पे सेंट्रोमियर, तो इसे अपन कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। उसके बाद टीलोसेंट्रिक है, बिल्कुल उसके किनारे पे जाके है, तो ये हमारे सामने बन गए। इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले इनकी फर्स्ट लेटर उठा लेते हैं, MAST, इसी से शेप में आपको याद रखना है, और यहाँ से BJLT देखिए ये आपको याद रखना है, MAST VJLI। इसको याद कैसे करेंगे? मस्त, MAST मस्त बिजली, BJLI मस्त बिजली। M से आ जाएगा मेटासेंट्रिक, उसकी शेप कैसी होती है? बी शेप। ए से आ जाएगा एक्रोसेंट्रिक, उसकी शेप कैसी होती है? जे शेप। सब मेटासेंट्रिक एल शेप, और टीलोसेंट्रिक आई शेप। मस्त बिजली आपको याद रखना है, सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, याद हो जाएगा एक ही बार में। शेप डायरेक्ट पूछा यहाँ से कि मेटासेंट्रिक की शेप कैसी होती है, सब मेटासेंट्रिक की शेप कैसी होती है, डायरेक्ट शेप पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस ट्रिक को। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। जैसे एल आकृति का गुणसूत्र कहलाता है, तो हमारे सामने हम सबसे पहले जाके लिखेंगे MAST BJLI, तो एल हमारे सामने एस आ गया, यानी सब मेटासेंट्रिक, तीसरे नंबर पे ऑप्शन पर टिक हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की स्थिति होगी, फिर से अपन लिख लेंगे MAST BJLI। तो क्या पूछ रहा है? टीलोसेंट्रिक पूछ रहा है, टी के सामने क्या आ रहा है? आई,
वाई शेप यानी शीर्षस्थ अंतस्थ उसकी प्रेजेंट हो जाएगी। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की आकृति कैसी होगी, ए के आगे क्या है, जे है, तो कैसे हो जाएगी, जे शेप हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब हमने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम देखे, तो उसमें सबसे पहले अपन ने सेंट्रोमियर की स्थिति देख ली। अब कुछ विशिष्ट गुणसूत्र होते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स होते हैं। कैसे, सबसे पहले हमारे सामने लारीय गुणसूत्र या फिर पॉलीटीन गुणसूत्र। खोज किसने करी थी, बालबियाने नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले खोजा था। याद रखना, नाम से ही साइंटिस्ट के नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरे, खोज स्थल को खोजा कहाँ गया था, तो कीटों के कायरोनोमस लार्वा के अंदर इसकी खोज की गई थी। तो डायरेक्ट पूछा जाता है कीटों के लार्वा में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो लारीय गुणसूत्र या फिर पॉलीटीन गुणसूत्र पाए जाते हैं। लार्वा की लारीय ग्रंथों में इसको खोजा था, इसलिए अपन इसे लारीय गुणसूत्र कहते हैं। अन्य नाम की बात करते हैं तो पॉलीटीन गुणसूत्र या फिर महागुणसूत्र, इनकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अभी मैं आपको पिक्चर इसकी दिखाने वाला हूँ। दूसरे होते हैं लैंप ब्रश गुणसूत्र। लैंप ब्रश गुणसूत्र जिसे रोकार्ट ने सबसे पहले खोजा था, और कहाँ इनको खोजे गए थे, एम्फीबिया की oocyte कोशिका के अंदर इनको खोजा गया था। यानी जो एम्फीबियंस होते हैं, मेंढक वगैरह होते हैं, इनकी जो oocyte सेल होती है उसके अंदर इनको खोजा गया था। ये इतने बड़े होते हैं कि इन्हें अपन नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। यदि इनकी अध्ययन करनी हो, स्टडी करनी हो, तो अर्ध गुणसूत्रण की यानी कि मेटोटिक डिवीजन की डिप्लूटीन प्रावस्था में, डिप्लूटीन प्रावस्था में उपस्थित कीटों, शार्क, एम्फीबियन, सरीसृपों, पक्षियों में इसको देखा जा सकता है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि एम्फीबियंस की oocyte के अंदर कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो लैंप ब्रश गुणसूत्र पाए जाते हैं। दूसरे होते हैं मानव गुणसूत्र। अब अपन इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक बार फोटो में आपको दिखा देता हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है कितने बड़े गुणसूत्र हैं। तो ये गुणसूत्र कौन से हैं, ये पॉलीटीन गुणसूत्र है। ये कौन से क्रोमोसोम है, ये पॉलीटीन क्रोमोसोम है। ठीक है, आप देखिए कितनी सारी इसकी आर्म्स निकल रही है। यहाँ पे इसके बीचों बीच में सेंट्रोमियर है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन है। इसके बाद ये इसकी आर्म देखिए आप, ये तीसरे नंबर की लेफ्ट आर्म है, ये क्रोमोसोम 2 है, लेफ्ट आर्म है। ये क्रोमोसोम 2 की लेफ्ट वाली आर्म है, ये क्रोमोसोम 3 की लेफ्ट वाली आर्म है। ये एक्स क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम 4 है। तो कितने सारे क्रोमोसोम एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, और पॉलीटीन है, यानी कि बहुत ज्यादा इनकी आर्म्स यहाँ पे हमें प्रेजेंट दिखाई दे रही है, इसलिए अपन इसे पॉलीटीन गुणसूत्र कहते हैं। खोज किसने करी थी, बाल्बियाने नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। इन्हें महागुणसूत्र भी कहा जाता है, इतनी ज्यादा इनकी साइज होती है। इसके बाद बात करते हैं अपन लैंप ब्रश गुणसूत्र की। ये लैंप ब्रश गुणसूत्र है, नाम इसका क्यों रखा गया है कि आप देखेंगे कि इसको ब्रश जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं, जैसे देखिए, आपने कभी बोतल को साफ करने वाली ब्रश को देखा होगा, तो वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। ठीक है, बोतल को साफ करने वाली ब्रश। तो ब्रश तो आया यहाँ से, क्योंकि इसकी दूर से देखते हैं अपन तो हमें ब्रश जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जब अपन एक चीज को जूम आउट करके देख लेते हैं, जैसे हमने मान के चलिए ये वाला लूप हमने उठाया और इस लूप को यहाँ पर हमने जूम इन करके देखा, तो हमें कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई दे जाती है। तो ये हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी लैंप की लौ जल रही हो, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, लैंप ब्रश गुणसूत्र रखा गया है। ठीक है, दो गुणसूत्र हमने देख लिए। अब बात करते हैं पर मानव गुणसूत्र की, ह्यूमन गुणसूत्र की बात करते हैं। ह्यूमन क्रोमोसोम की तो 46 क्रोमोसोम हमें देखने को मिल जाते हैं। टोटल हमें 23 पेयर्स देखने को मिलते हैं। तो ये मेल के अंदर होते हैं, ये फीमेल के अंदर होते हैं। तो ये मेल का जोड़ा है, ये फीमेल का जोड़ा है। 1 से 22 जो गुणसूत्र होते हैं, यहाँ तक 1 से 22 जो गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, होमोसोम होते हैं, नॉन सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी उनका सेक्स डिटरमिनेशन से कोई भी रिलेशन नहीं होता। लेकिन एक जोड़ा होता है जिसके अपन 23 में जोड़ा कहते हैं, 23वां पेयर होता है, जिसे एलोसोम कहते हैं, हेट्रोसोम कहते हैं, या फिर सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इनसे ही सेक्स का डिटरमिनेशन किया जाता है। मेल की बात करें तो उनके पास एक अलग वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल के पास दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, मेल जिम्मेदार होता है, जिसके पास वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, कुछ नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, जैसे मानव जीनोम में ऑटोसोम की संख्या टोटल कितने 44 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र वाई क्रोमोसोम होता है। वाई गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन है, मैकलांग है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वाई गुणसूत्र पर उपस्थित जीन होलेंड्रिक जीन कहलाते हैं, और एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन होलोजेनिक जीन कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, सीधा पूछता है कि होलेंड्रिक जीन कौन से क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर, वाई क्रोमोसोम पर, दोनों पर, इनमें से किसी पर नहीं। ठीक, वाई क्रोमोसोम पर लिंग निर्धारण जीन कौन से हैं। तो यदि हमने देख लिया कि वाई क्रोमोसोम ऐसा है जो कि सेक्स का डिटर्मिनेशन कर रहा है, लेकिन ऐसे कौन से जीन हैं जो कि वहां पे इसको परफॉर्म करा रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन को परफॉर्म कराते हैं, तो एस आर वाई जीन ऐसे हैं जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन को परफॉर्म कराते हैं। इनकी फुल फॉर्म क्या है, सेक्स डिटर्मिनेटिंग रीजन ऑफ वाई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेक्स डिटर्मिनेटिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। ठीक है, या फिर एक दूसरा जीन होता है जिसे अपन टीडीएफ जीन कहते हैं। टीडीएफ का मतलब क्या है, टेस्टिस डिटर्मिनेटिंग फैक्टर जीन। तो वाई क्रोमोसोम के पास दो फैक्टर या फिर दो जीन ऐसे पाए जाते हैं जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन को परफॉर्म कराते हैं। पहला होता है एसआर वाई जीन, जिसे कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेटिंग रीजन जीन, रीजन ऑफ वाई जीन। ठीक है, वाई क्रोमोसोम।
दूसरा है हमारे सामने TDF यानी कि टेस्टस डिटर्मिनेशन फैक्टर जीन। ये दो जीन ऐसे हैं जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए काम करते हैं और ये दोनों ही मेल को मेल बनाते हैं, उसके पास वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। दोनों ही फीमेल के पास एब्सेंट रहते हैं क्योंकि उसके पास वाई क्रोमोसोम नहीं पाया जाता, तो फीमेल के अंदर मैन के कैरेक्टर्स हमें देखने को नहीं मिलते। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आती है इडियोग्राम। ठीक है, इडियोग्राम का मतलब क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या, संरचना तथा स्थिति का ग्राफीय निरूपण क्या कहलाता है? इडियोग्राम कहलाता है। क्रोमोसोम हमारे सामने है, उनकी अपन उनकी हमें संख्या देखनी हो, शेप देखनी हो, संरचना देखनी हो, या फिर उनकी हम बात करें स्थिति का पता लगाना हो, तो कहाँ हम पता लगाएंगे? उसको इडियोग्राम के द्वारा पता लगाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं, इसके अनुसार मानव के समस्त गुणसूत्रों को 7 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेशन किया गया है। 7 ग्रुप्स कौन कौन से? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ, ग्रुप जी। ठीक है, अब 7 के अंदर कौन कौन से पेयर्स प्रेजेंट है वो देखिए। पहला से तीसरा यानी 1 से लेकर 3 पेयर कहाँ पे प्रेजेंट है? ग्रुप ए के अंदर प्रेजेंट है। तो 1 से 3 टोटल कितने पेयर हो गए? 3 पेयर हो गए। तो क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 6 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा बात करते हैं चौथा पेयर और पांचवा पेयर। 2 पेयर हो गए तो कितने क्रोमोसोम होंगे? 4 क्रोमोसोम हो गए। किसके पास? बी ग्रुप के अंदर हमने इसको रख दिया। सी ग्रुप के हम यहाँ पे बात करते हैं तो छठवां पेयर, छठवां पेयर, सातवां पेयर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, टोटल 7 पेयर हो गए। और 7 पेयर के कितने क्रोमोसोम हो गए? 14 क्रोमोसोम हो गए। लेकिन वाई क्रोमोसोम भी कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? सी ग्रुप के अंदर प्रेजेंट रहता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए? 15 क्रोमोसोम हो गए। 14 कौन से हो गए? 7 जोड़े के कितने क्रोमोसोम हो गए? 14 हो गए। और एक वाई क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होता है किसके पास? सी ग्रुप के पास। तो टोटल कितने हो गए? 15 क्रोमोसोम प्रेजेंट हो गए। डी ग्रुप की बात करते हैं तो 3 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 13, 14, 15। टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए? 6 क्रोमोसोम हो गए। ई ग्रुप की बात करते हैं तो 16, 17, 18 तीन पेयर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ई ग्रुप के पास। टोटल कितने हो गए? 6 क्रोमोसोम हो गए। एफ की बात करते हैं तो 19 और 20वां जोड़ा प्रेजेंट होता है, 4 गुणसूत्र हो गए। जी ग्रुप की बात करते हैं 21वां और 22वां जोड़ा प्रेजेंट होता है, यानी कि 2 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल 4 क्रोमोसोम हो गए। लेकिन एक्स क्रोमोसोम भी प्रेजेंट हो जाता है इसके जी ग्रुप के पास, तो टोटल कितने हो गए? 5 क्रोमोसोम हो गए। आप जोड़िएगा टोटल 46 क्रोमोसोम आपको देखने के मिल जाएंगे। तो ये 7 ग्रुप्स के अंदर इसको हमने क्या कर दिया? डिवाइडेशन कर दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये आपको याद होनी चाहिए टेबल, आप अलग से लिख लीजिएगा इसको और इनको याद करना है। क्वेश्चन क्या बनता है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। मानव के कौन से समूह में इडियोग्राम के अनुसार सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं? सीधा पूछा होने कि सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो सी ग्रुप के अंदर सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 15 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, 15 कैसे? 7 तो जोड़े पाए जाते हैं 6 से लेके 12 तक के, और उसके बाद एक वाई क्रोमोसोम भी पाया जाता है। ठीक है, बी समूह में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो बी के अंदर कितनी होगी? 4 क्रोमोसोम पाए जाएंगे बी ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपका टॉपिक था क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन भी कंप्लीट हो गया। और दूसरे नंबर पे हमने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेज, ये 2 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए। आप सिलेबस के अंदर जाकर इसको टिक कर दीजिएगा, और आपने खुद ने पढ़ लिए होंगे तो भी आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन सेल डिवीजन की बात करेंगे, उसको अपन कंप्लीट करेंगे। एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट कर दें किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।